हाय एवरीवन, गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द ऑसम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। सीटेट के साइंस के पेपर 2 का मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं, जो कि प्रीवियस ईयर है दिसंबर 2021 जनवरी 2022 की मैं बात कर रहा हूं। इससे क्या होगा कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो बहुत कम समय में उन छात्रों को फ़ायदा पहुंचेगा जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि सीटेट का एग्ज़ाम तो चल रहा है। और बाकी जो छात्र एकदम फाउंडेशन से नहीं पढ़ना चाहते हैं, सोचते हैं कि केवल एनालिसिस करके जो मलाई मिल सके, जो कंसेप्ट सीख सकें, उससे हमारा सीटेट निकल जाए, क्योंकि निकल भी जाएगा, एलिजिबल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो खैर, हम आगे बढ़ते हैं, साइंस के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन है, हाउ मैनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इफ़ यू स्टैंड बिटवीन टू प्लेन मिरर पोजिशन पैरेलल टू ईच अदर इन ए ट्रायल रूम ऑफ ए गारमेंट शॉप। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी गारमेंट शॉप में जा रहे हैं, गारमेंट शॉप छोड़ दीजिए, यहाँ तो गारमेंट शॉप लिखा हुआ है, आप किसी सैलून में भी जा रहे हैं, अगर वहाँ दो मिरर लगे हुए हैं, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ, एक सामने और एक पीछे में, तो आपको कितने इमेजेस दिखाई देंगे? सोच के बताइए। ऑप्शन है 2, 1, 4 या इन्फिनिट। तो इसका सही उत्तर है इन्फिनिट इमेजेस दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन होते रहेगा कंटिन्यूअस। पहला इमेज तो आपका ओरिजिनल इमेज होगा, फिर उसका रिफ्लेक्शन, उस इमेज का फिर रिफ्लेक्शन, उस इमेज का फिर रिफ्लेक्शन, तो ये कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन होते चला जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के देखिएगा, नहीं तो यदि आपके घर में भी कोई सेम साइज के यदि मिरर्स हैं तो उसके बीच में किसी कैंडल को जलाइए या किसी पेंसिल का इमेज को देखने का कोशिश कीजिए। देखिए, आपको इन्फिनाइट इमेजेस मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी में भी है कि किसी वस्त्रालय के ट्रायल कमरे में यदि आप दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच खड़े हों तो आपको कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इसका सही उत्तर है असीम बनेंगे, इन्फिनिट बनेंगे। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 62 दिया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 ही है ना। पीस ऑफ कॉपर इज पुट इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल बी ट्रू? देखिए, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पॉज करके वीडियोस को आसानी से पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक पीस कॉपर का पीस है, अगर उसको किसी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रख दिया जाए तो इनमें से क्या स्टेटमेंट आपको ट्रू होगा? पहला, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। दूसरा, रिएक्शन इज स्लो। 3, पॉपअप साउंड इज हर्ड। 4th, कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस। देखिए, हम एक एक करके एनालिसिस करते हैं। कॉपर एक मेटल है, मेटल यदि किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है, और हाइड्रोजन गैस जो होता है पॉपअप साउंड करता है। तो ऑप्शन 3 क्या है कि पॉपअप साउंड इज हर्ड, लेकिन यहाँ पर ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है। वही मेटल ऐसा करता है जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होता है, और कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा HCl में से। इसलिए इसका सही उत्तर है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। हालांकि इसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखना चाहिए था, क्योंकि कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है। खैर, आगे बढ़ें। ये हिंदी में भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 63, इट इज़ ऑब्जर्व दैट ए कॉपर वेसल गेट क्रोडेड इन रेनी सीजन टू गिव। ये देखा गया है कि किसी भी कॉपर के यानी तांबे के बर्तन को आप रेनी सीजन में छत पे छोड़ दीजिए या कहीं पर भी रख दीजिए, तो क्या होगा उसके साथ? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी कॉपर के वेसल को अगर रखिएगा ना तो पहले रेडिश चमक तो उसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। वो लगभग भूरा रंग का ही होता है ना, चमकदार एकदम। मेटल का तो शाइनिंग सरफेस उसकी प्रॉपर्टी ही है। तो रेडिश ब्राउन होते हुए अल्टीमेटली ग्रीन हो जाएगा वो, ठीक है। तो वो ग्रीन क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि कॉपर डाइल्यूट एसिड्स के साथ तो रिएक्ट नहीं करता है, तो कॉपर वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। हालांकि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनाता है, लेकिन जब आप उसको रेनी सीजन में बहुत लंबे समय तक रख देंगे तो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये कॉपर रिएक्ट कर जाता है और कॉपर कार्बोनेट बना देता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? और ग्रीन कलर का होता है। तो ऑप्शन 2 देखिए, ग्रीनिश कोटिंग ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, यही कॉपर कार्बोनेट वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके बना देता है। तो
आगे बढ़ें तो इसका उत्तर आपको पता चल गया, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कंसेप्ट भी दे रहा हूँ, खाली अगर आंसर बताऊँगा तो वीडियो देखने का क्या फ़ायदा। जाहिर सी बात है, आप वीडियो देख रहे हैं यानी आप कंसेप्ट निकालना चाहते हैं। यही क्वेश्चन आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन साइंस जो है ये पेपर 2 का एनालिसिस कर रहा हूँ, 6 to 8 का लिमिटेड सिलेबस है, देगा तो उसी से ना घुमा फिरा कर देगा। यदि आप कंसेप्ट समझ गए तो कान को सीधे उंगली से पकड़े या घुमा करके पकड़े, मतलब तो कान पकड़ने से है। इसके ऑप्शन से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 63 तो हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 यानी कि इस वीडियो के चौथे क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। निम्न में से कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा? आप जानते हैं कि रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कौन कन्वर्ट करता है? कोई बेस करता है ना, बेस रेड लिटमस को ब्लू में करता है। तो देखिए, बेकिंग सोडा, सिरका, नींबू का रस या कोई विरंजक। ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में अगर आप देखें तो इंग्लिश में अगर आप देखें तो नीचे में है आपको विरंजक, ब्लीच को बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको दिखला रहा हूँ, तो हम हिंदी में चल रहे थे तो हिंदी में ही चलते हैं। आपको पता है कि सिरका यानी विनेगर वो भी एक एसिड है, नींबू भी एसिड है, और एसिड रेड लिटमस को तो ब्लू में करता नहीं। इसका बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 और कोई विरंजक यानी ए और डी, यही ऐसे करेंगे। तो ए और डी किस ऑप्शन में है? ए और डी ऑप्शन नंबर 4 में है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड सब्सटेंस विल टर्न रेड लिटमस ब्लू? ऑप्शन ए और डी किस में दिया हुआ है? ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ मटेरियल डेट बर्न्स विथ फ्लेम। इनमें से कौन फ्लेम के साथ जलते हैं? कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर होता है, मैग्नीशियम, यही पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। आप कपूर देखते हैं ना, खासकर किसी पूजा वूजा में या नदी में जब दिया जलाना होता है तो खासकर पत्ते में कपूर को रख के और भी कई सामग्रियाँ रख करके छोड़ दिया जाता है, तो कपूर फ्लेम की तरह जलता है। और मैग्नीशियम तो वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। ये तो आपने मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के रिएक्शन में पढ़ ही लिया होगा आपको। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कैम्फर, कोल, कोल तो नहीं होगा, कोल तो दहकता है एकदम। उसमें से अगर उसमें कुछ अगर लकड़ी वकड़ी है, भूसा वूसा है, तब भले फ्लेम कर सकता है। फ्लेम जो भी आपको फ्यूल क्लीन तरीके से जलेगा, परफेक्टली जलेगा, वो तो फ्लेम देगा नहीं। तो कोल केरोसिन भी नहीं होगा, केरोसिन चारकोल भी नहीं होगा। तो इसका सही जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है वो कैम्फर और मैग्नीशियम का, यानी ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 ये हुआ, यानी कि इसमें तो 66 है, वीडियो में 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिग आर ऑलवेज ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग? यानी कि क्लोनिंग के प्रोसेस में कौन हमेशा ट्रू है? पहला, इट इज़ पॉसिबल ओनली इन एनिमल्स। आपने सुना होगा कि किसी भेड़ का क्लोन बना दिया गया, किसी गाय का क्लोन बना दिया गया। तो क्या क्लोनिंग केवल एनिमल्स में होती है? जी नहीं, क्लोनिंग इंसानों के साथ भी होती है, लेकिन कुछ नैतिक जिम्मेदारियों और उससे संबंधित खतरों को मद्देनज़र रखते हुए इंसानों पर क्लोनिंग को रोक लगाया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसानों में क्लोनिंग हो नहीं सकती। तो क्या इट इज़ पॉसिबल ओनली इन एनिमल्स? तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। जी नहीं, केवल जानवरों में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन बी को देखिए, इट रिजल्ट्स इन एग्जैक्ट रेप्लिकेशन ऑफ ए सेल, अ लिविंग पार्ट और एन ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही, क्लोनिंग हो रही है, सेम टू सेम बन रहा है, सेम कॉपिंग हो रही है, तो एग्जैक्ट रेप्लिकेशन ऑफ सेल तो होगा। ऑप्शन सी, इट रिजल्ट्स इन ए लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग। नहीं, बहुत ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग हो, ये भी सही नहीं। तो इसमें केवल बी लगता है आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ 66 का ओनली बी। आगे बढ़ें, जिन्हें हिंदी में देखना हो हिंदी में देख लें कि क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है? तो केवल बी, कि इसमें किसी कोशिका, किसी जीवंत भाग या किसी जीव का सटीक प्रतिलिपिकरण होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। असर्शन है, अ प्लास्टिक बॉटल हाफ फिल्ड विथ बॉइलिंग वाटर एंड टाइटली केप्ट देयर आफ्टर गेट्स क्रश्ड व्हेन अलाउड टू रेस्ट फॉर सम टाइम। रीजन आर है, एयर प्रेशर डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर इन द बॉटल। कहने का मतलब है, यदि किसी प्लास्टिक के बॉटल में आधा आप बॉइलिंग वाटर डाल दें और अच्छी तरीके से उसके ढक्कन को बंद कर दें, तो वो बोतल जो है क्रश हो जाएगा थोड़ा सा। क्या ऐसा होगा? सोच के देखिए। जी हाँ, ऐसा होगा।
क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो बॉइलिंग वाटर था उस समय तो प्रेशर बहुत हाई था शुरू में, लेकिन जब आप उसको ठंडा होने के लिए दिए तो अंदर में प्रेशर कम हो गया और बाहर में प्रेशर ज़्यादा है। आप जानते हैं कि प्रेशर हो वो मेंटेन करने की कोशिश करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाके इक्विलिब्रियम स्थापित करने की कोशिश करता है। तो जब बाहर से दबाव पड़ेगा इसलिए बॉटल जो है क्रश हो जाएगा। यानी रीज़न क्या है कि एयर प्रेशर डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर इन द बॉटल, ये सही रीज़न है इसका। यानी इसका आपका आंसर होगा 1। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हिंदी में है, आप हिंदी में जिसको देखिए देखना होगा देख लें। मैं दोनों ही में क्वेश्चन देख सकता हूं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो इसमें इनकरेक्ट है उसको चूज कीजिए। पहला, मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी ऑन हीटिंग, बिल्कुल सही है। अगर मैग्नेट को देखिए आप चोटिल कर दें या उसे गर्म कर दें तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज होने लगेगी, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि लाइक पोल्स के साथ दो मैग्नेट को रखेंगे तब भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम होने लग जाती है। ऑप्शन 3 है, सिमिलर पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, ये तो आप जानते हैं कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो सिमिलर लाइक पोल्स का मतलब क्या है? सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर करेंगे, यानी नॉर्थ नॉर्थ आपस में रिपेल करेगा और साउथ साउथ आपस में रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब क्या है कि एक दूसरे को ढकेलेंगे, और अनलाइक पोल्स होंगे नॉर्थ साउथ तो दोनों चिपक जाएंगे, ठीक है। फिर निकल एंड कोबाल्ट डू नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, बिल्कुल गलत। ये तो जब मैग्नेट पढ़िएगा तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि निकेल और कोबाल्ट हो या आयरन हो वो तो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादातर यही अट्रैक्ट होते हैं और कोई अट्रैक्ट नहीं होता। तो चौथा तो बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर 4 कि निकेल एंड कोबाल्ट डू नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट गलत है, क्योंकि ये दोनों ही अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट के साथ। और साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि आयरन भी अट्रैक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 68 तो हम देख चुके हैं, आप हिंदी में देख लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 69, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यानी उत्तल लेंस के सामने में एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है इन सच अ वे डेट इट्स रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म ऑन द अदर साइड, ऐसे रखा जाता है कि दूसरे साइड में रियल और मैग्नीफाइड इमेज आपको बने। तो जब आप लेंस पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, इन्फिनिटी पे रखा जाता है कि फोकस से पीछे रखा जाता है कि फोकस F1 और F2 के बीच में रखा जाता है कि F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है। तो कैसा कैसा इमेज बनता है ये थोड़ा सा पाठ्य पुस्तक पलट के देखना होगा। हमारी लिमिटेशन है कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे नहीं बता रहा हूँ, तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें न्यूमेरिकल या ग्राफ्स की ज़रूरत होगी उसमें आप सीधा आंसर देख लीजिए। आप द इमेज मैग्नीफिकेशन विल बी रिड्यूस, द टॉप हाफ ऑफ द इमेज विल वैनिश, द बॉटम हाफ ऑफ द इमेज विल वैनिश। देखिए मिरर नहीं ना है कि मिरर के ऊपर आपने आधा ढक दिया तो आधा इमेज दिखेगा, तो लेंस है, मिरर में तो रिफ्लेक्शन होता है, इसमें तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इसका सही उत्तर हो सकता है द शार्पनेस ऑफ द इमेज विल बी रिड्यूस। तो क्वेश्चन 69 है, आप देख लीजिए, इसे पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए फिर न्यूमेरिकल आ गया। चूँकि हमारी लिमिटेशन है कि हम बोर्ड पे आपको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, तो इसे तो समझा दूंगा जितना संभव है और आपको समझ में भी आ जाएगा कि अ कार डैट कैन ट्रैवल एट ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर takes 7 hours 45 minutes to cover a distance of 372 किलोमीटर। What is the difference between the maximum and the average speed of this car? हिंदी में समझिए, एक कार है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब ये है कि यह कार डैट कैन ट्रैवल, यानी वो मैक्सिमम 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। वो 7 घंटे 45 मिनट लेता है 372 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। जाहिर सी बात है यदि 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता तो 372 किलोमीटर 3 घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय में ही कवर हो जाता, लेकिन यहाँ 7 घंटा 45 मिनट लग रहा है। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द एवरेज स्पीड ऑफ दिस कार। तो मैक्सिमम स्पीड तो दिया हुआ है 120 किलोमीटर पर आवर, आपको एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसको आपको खुद करना होगा, ठीक है ना। डिस्टेंस कितना है 372, टाइम कितना है 7 घंटा 45 मिनट, आंसर दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, यानी कि मिनट को बदलना पड़ेगा, यानी 45/60 करना पड़ेगा, यानी 7 + 45/60 कीजिएगा आप,
यानी 7+45/60 कीजिएगा तो 15×3=45, 15×4=60, 7+3/4 आ जाएगा, यानी 31/4। 372 को डिवाइड कीजिए 31/4 से, तो आंसर आपका कितना आएगा? 372/31 × 4, 31 से कटेगा, 12×4=48, 48 घंटा आएगा। और 120 में से 48 घटाइएगा तो 10 में से 8 गया, बचा कितना? 2। और 11 में गया तो कितना बचा आपको? 7। तो इसका ऑप्शन 3 72 किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन आप इसको खुद से करके देखिएगा, क्योंकि ग्राफिकल चीज़ें वर्बली नहीं होती हैं। आप मैथ्स का कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा, तब आप सटीक आंसर लगा सकते हैं। मैंने तो सिर्फ अंदाज़ा लगाया है, तो ये कोई बहुत भारी बात नहीं है। मैक्सिमम स्पीड आपको दिया हुआ है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो भी आपको आंसर आएगा, आपको यही ना पूछ रहा है कि डिफरेंस पूछ रहा है, तो उसको मैक्सिमम स्पीड से घटा दीजिएगा। इसमें से जो भी आंसर होगा, शायद 72 किलोमीटर पर आवर है, वो आपका सही उत्तर होगा। तो साइंस के लिए आज केवल इतना ही, और आगे मैं फिर इस पर वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी प्लेलिस्ट में कई वीडियोज़ बने हुए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।